अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में एरर्स इन माइटोसिस का टॉपिक तक हमें कंप्लीट कर लिया था। माइटोसिस से रिलेट जो भी चीज़ें थी सारी मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। माइटोसिस का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है शायद सेकंड के चैप्टर में, वो है इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। मियोसिस के टॉपिक को हमने पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले माइटोसिस से रिलेट सारे जो हमने टॉपिक्स है उसे कंप्लीट कर लिया था। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो क्लास होगी अभी हमारी उसमें आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मियोसिस का है, ठीक है। मियोसिस में हमारे पास क्या है, मियोसिस को सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। इंट्रोडक्शन में क्या है लिखेंगे आप। इसमें देखो, मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हेडविग। अब देखो, मियोसिस का जो प्रोसेस है सबसे पहले 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हेडविग ने डिस्कवर किया, या इन्होंने बताया कि एक प्रोसेस हमारे पास होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, 4 डॉटर सेल्स उसके रिजल्ट में हमें मिलते हैं। ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी, ठीक है। जो आपने 9 में जो आपने चीज़ें आपने पढ़ा होगा मियोसिस का टॉपिक, और इससे पहले भी मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मियोसिस का जो हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि अगर ये प्रोसेस कौन सा है तो आप क्या लिखोगे, मियोसिस इज द प्रोसेस by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells। इसमें देखो क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेल को हम किस में कन्वर्ट होता है, रिजल्ट में हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। हैप्लॉइड देखो पहले 2n था, फिर 1n हो जाएगा, हाफ हो गया। अब ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल ले लो, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जनरेशन आएंगी उसमें हमारे पास एक मदर से आता है, एक फादर से जाता है, और इसमें एक में 23 क्रोमोसोम्स, एक में 23 क्रोमोसोम्स एंड देन 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। मियोसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें 1 डिप्लॉइड 2n यूकैरियोटिक सेल डिवाइड हो जाता है टू जनरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और हमेशा इसके रिजल्ट में 4 सेल्स बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये सेल है इसके अंदर 46 है, इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ हमारे पास 4 में डिवाइड होगी, 4 में डिवीजन होगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक सेल को हाफ मिलेंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। अब मियोसिस के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं, एक मियोसिस 1 है एंड द सेकेंड इज़ मियोसिस 2। और मियोसिस 1 कौन सी है, डिफ़िकल्ट होती है, इसकी थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, इसमें वेरिएशंस आती है। हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में हमने सिंपल 4 फेजेस पढ़ी। हमने बोला माइटोसिस में 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। उसमें हमने पहले न्यूक्लियस की डिवीजन की, उसके बाद देन हमने उसमें फेजेस पढ़ी, कौन सी, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1। हमने ये 4 फेजेस पढ़ी थी, ठीक है। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये हमने 4 फेजेस उसमें पढ़ी थी, ठीक है। अब माइटोसिस में 1 या 2 नहीं था, उसमें सिंपल माइटोसिस का प्रोसेस था जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे और 2 डॉटर सेल्स हमें मिलते थे। लेकिन मियोसिस में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे और उसमें 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। ये मेन डिफरेंस आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच में पता होना चाहिए। जब पेपर में आपको पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब मियोसिस 1 में हमारे पास क्या है और मियोसिस 2 हमारे पास 2 फेजेस हैं। सबसे पहले हम मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम मियोसिस 2 को डिस्कस करेंगे। अब मियोसिस 1 में देखो हमारे पास क्या है, प्रोफेज 1 है, एनाफेज 1 है, मेटाफेज 1 है एंड टेलोफेज 1 है। सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है इसमें हमारे पास प्रोफेज 1 होती है, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। सबसे पहले हम मियोसिस 1 को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एंड देन हम मियोसिस 2 पे जाएंगे। मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह ही है। जो हमने इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले सेंट्रोइल्स हमने पढ़े थे, सेंट्रोइल्स हमारे पास ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, स्पेंडल फाइबर्स उसमें जनरेट होते हैं, वो काइनेटोकोर फाइबर से अटैच हो जाते हैं, फिर क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, फिर 2 डॉटर सेल्स हमारे पास बनते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन होती है। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके रिजल्ट में हमें 4 सेल्स मिलेंगे, 2 सेल्स नहीं मिलेंगे, और 4 में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, हाफ होंगे। तो ये मेन डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंट्रोडक्शन टू मियोसिस पढ़ा हमने, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मियोसिस पर इसमें हमें ऑस्कर हेडविग ने ये प्रोसेस दिया था, ठीक है। मियोसिस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें 1 डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल किस में डिवाइड हो जाता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर मियोसिस के अंदर 2 फेजेस आती है, मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है।
मियोसिस 1 कौन सी है, डिफ़िकल्ट, इसमें वेरिएशंस आती हैं कुछ हमारे पास अलग अलग, थोड़ी सी इसमें चीज़ें अलग हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस, लेकिन जो मियोसिस 2 है वो सिमिलर होती है माइटोसिस से ही, ठीक है। सबसे पहला हम इसकी फेसेस को डिस्कस करेंगे 1 की, जिसमें प्रोफेज 1 है, एनाफेज 1 है, मेटाफेज 1 है और टेलोफेज 1, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट अगर इसमें आपको समझना है तो आप मुझसे क्लास में बाद में पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी फेसेस को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेज 1 को पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में देखो एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गई। इसमें देखो मियोसिस 1 जब होगी ना, उसमें पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होगी एंड साइटोकाइनेसिस होगी। जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है एंड देन हमारे पास बाकी फेसेस आती है। देखो कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। ये चीज़ें आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। और देखो कैरियोकाइनेसिस के बाद अब कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी वो किस किस फेसेस से गुजर के होगी, उसमें प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, ठीक है। अब पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, 2 डॉटर सेल्स हमारे पास मियोसिस 1 में हमारे पास बनेंगे, उनमें डिवीजन होगी। डिवीजन होने के बाद फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। फिगर में जो आपकी बुक में जो फिगर बनी हुई है, इसको अच्छी तरीके से देख लो। जो भी प्रोसेस मैं आपको समझाऊँ, माइटोसिस मियोसिस दोनों, इसको समझने के बाद बुक में जो फिगर बनी हुई है, हमारे पास पेज नंबर 98 पर जो फिगर बनी हुई है, इसको अगर देख लोगे तो अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज 1 को हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 में देखो सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपने 9 में पढ़ी होंगी। व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज विच आर नॉट आइडेंटिकल, बोथ हैव अ डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस बट दे कंटेन सेम सेट ऑफ जीन हैविंग डिफरेंट एलील। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर सेम सेट ऑफ जीन प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो अब जीन हमारे पास एक डिफरेंट टर्म है और एलील जो होता है एक डिफरेंट टर्म होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनके ऊपर सेम सेट ऑफ द जीन प्रेजेंट होगा लेकिन डिफरेंट एलील के सेम जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर अगर हाइट के जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हाइट के जीन्स प्रेजेंट है। देखो हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स आते हैं कैरियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जीन्स हमारे पास पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में आते हैं, न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। अगर ये एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो आइडेंटिकल नहीं होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं होंगे, मतलब उनका साइज़ और लेंथ सेम होगा लेकिन हमारे पास उनका जो अंदर डीएनए की जो सीक्वेंस होगी वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और उसमें सेम सेट ऑफ जीन प्रेजेंट होंगे, ये जीन्स जो इसमें होंगे वो सेम प्रेजेंट होंगे, लेकिन क्या होगा, हैविंग डिफरेंट एलील, उसमें एलील डिफरेंट होगा। एलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। अब एग्जाम्पल देखो, मतलब इसको इन दोनों के ऊपर हाइट के जीन्स प्रेजेंट है, ये भी हाइट के है, एक हमें पता है एक मेल से आता है, एक फीमेल से आता है, एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया, दोनों किसके हमारे पास हैं, इन दोनों के ऊपर जीन्स किसके, हाइट के, लेकिन एक टॉल के लिए है और एक डर्फ के लिए। मतलब एक जो हमारे पास हाइट का जो ये जीन है ना, ये हमारे पास उसकी हाइट के जो बेबी को बढ़ा देगा और ये जो है वो डर्फ के है, वो मतलब कम कर देगा, ठीक है। अब देखो ये जो दो हमारे पास जीन्स है ना, इनके ये अल्टरनेट फॉर्म है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक हाइट इंक्रीज़ करने के लिए है, एक हाइट डिक्रीज़ करने के लिए। तो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे के, लेकिन उन पर सेम सेट ऑफ जीन्स। अब आप बोलो कि एलील तो इसमें डिफरेंट हो, तो होमो किस चीज़ के लिए यहाँ पे है, क्योंकि होमो इसलिए लिखा हुआ है उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें एलील डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे हाइट है, सेम हाइट के जीन्स हैं इसके ऊपर, लेकिन ये टॉल के लिए और ये डर्फ के लिए है, ठीक है। ये हाइट इंक्रीज़ कर देगा और ये हाइट डिक्रीज़ कर देगा,
ठीक है। तो एलील क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम, एक ही जीन के ऑपोजिट फॉर्म्स, ठीक है, एक दूसरे से ऑपोजिट, अगर ये इंक्रीज़ करे तो एक डिक्रीज़ करे, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। प्रोफेस 1 से पहले आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ने से पहले, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। अब प्रोफेस 1 पे चलते हैं। देखो मियोसिस 1 की जो प्रोफेस 1 है ना, वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है। हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तब पढ़ा था कि प्रोफेस जो होती है उसमें वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसमें भी हमारे पास प्रोफेस 1 जो है लॉन्गेस्ट फेज है। और इसमें देखो, अब इसमें जो आपकी फ़िगर बनी हुई ना पेज नंबर 96 में, ये मैं आप बोर्ड पे बना लेती, लेकिन ये फ़िगर बहुत मुश्किल है, तो आप जब ये लेक्चर देखोगे तब आपने बुक अपने पास रखनी है, पेज नंबर 96 खोलना है, उसमें जो फ़िगर बनी है उसको देखना है। मैं आपको इस फिगर से ही समझाऊंगी। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको तब तक समझ नहीं आएंगे कि मिस क्या बोल रही है, समझ नहीं आ रहा, तो इसको समझने के लिए आपको बुक खोलनी पड़ेगी, बुक को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। बुक में जो हमारे पास फिगर बनी हुई है 96 पे पेज पे जो फिगर बनी हुई है उसको देखो, उसको समझो। उसमें देखो सबसे पहले द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप ईच अदर एंड फॉर्म अ पेयर बाय द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस। सबसे पहले प्रोफेस 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे लाइन अप ईच अदर एंड फॉर्म, पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। हमें पता है क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तब ये पेयर की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट आएंगे तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। जो हर एक पेयर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसको हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट कहेंगे। अब ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको हम बाइवेलेंट कहेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हर एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसको हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। फिगर में देखो, फिगर जो हमारे पास फर्स्ट जो फिगर बनी हुई है उसमें हमारे पास 1 2 3 4, इसमें हमारे पास अलग अलग क्रोमोसोम से काउंटिंग भी लिखी हुई है। देखो 2 सिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे पास 1 और 3 है। जो नेक्स्ट हमारे पास आगे मैं आपको बताऊंगी जो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का इसमें कॉन्सेप्ट जो है। अब देखो ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स कॉल्ड टेट्रेट। हर एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम के बाद 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे। इसकी फ़िगर थोड़ी डिफ़िकल्ट है, वरना मैं आपको बना देती, इसलिए आपको इसकी फ़िगर बुक में ही देखनी पड़ेगी। देखो अगर ये क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। देखो देखो ये क्रोमोसोम है ना, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हमने सबसे पहला ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, बाय मतलब 2, ठीक है, इसको हम बाइवेलेंट कहेंगे। हमने इसको बाइवेलेंट कह दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। अब इसके ऊपर 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। 4 क्रोमेटिड्स हमारे पास, क्रोमेटिड हमने पढ़ा है क्या होता है? हाफ जो हमारे पास होता है पार्ट क्रोमोसोम्स का। अब देखो इसके ऊपर 1 2 3 4, ये 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पे, 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पे। अब ये सिस्टर है या नॉन सिस्टर है, ये इसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों क्या हुए? 4 क्रोमेटिड्स हो गए। हर एक क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे। ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स कॉल्ड टेट्रेट। अब इसके ऊपर 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रेट कहेंगे, ठीक है। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है। अब इसके ऊपर 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4। हर एक पेयर के पास 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए हमने इसको क्या कहा? टेट्रेट कहा। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हमने बाइवेलेंट कहा, ठीक है। और वो होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे के साथ एक और क्रोमोसोम यहाँ पे बनेगा, जब मिल जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? साइनेप्सिस कहेंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरा जो आएगा वो फादर से आएगा और ये एक हमारे पास मदर से आता है, ठीक है। आपको पता है एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, जब जाके एक जाइगोट बनता है, ठीक है। मेल हमारे पास न्यू जनरेशन। अब देखो प्रोफेस 1 में हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट फेस है। ये सिर्फ हाफ पॉइंट्स है प्रोफेस 1 के, यहाँ पे प्रोफेस 1 कंप्लीट नहीं है। अब ये आखिरी पॉइंट्स में वापस लिखूँगी, वापस मैं आपको बताऊँगी इसके आगे क्या है। सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स हम पढ़ चुके हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आज हम पढ़ेंगे। प्रोफेस 1 में देखो लॉन्गेस्ट फेस है, सबसे पहले ये पॉइंट्स पहले क्लियर कर लो। प्रोफेस 1 जो क्या है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट फेस है। सेकंड क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विथ ईच अदर
जिस प्रोसेस से वो एक दूसरे से मिलेंगे उसको हम साइनेप्सिस कहेंगे। ठीक है, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट कहेंगे और हर एक पेयर के पास 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम टेट्रेट कहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको प्रोफेस 1 की जो चीज़ें थी और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। और हम अभी आगे चलते हैं कि प्रोफेस 1 में और क्या क्या चीज़ें हैं। फिगर जो है ना, फिगर 96 पे जो फिगर है, जब तक फिगर नहीं देखोगी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, बुक दे अगर फिगर मुश्किल ना होती तो मैं बना देती। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि प्रोफेस 1 में हमारे पास आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स है प्रोफेस 1 में, देखो उसमें हमारे पास क्या है। हमने यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास टेट्रेट हम किसका कहते हैं, जब हमारे पास ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के बाद 4 क्रोमेटिड्स होते हैं तो उसको हम टेट्रेट कहेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द 2 क्रोमेटिड्स जॉइन ईच अदर, दिस पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज चियाज़मेटा। ठीक है, जब 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे ना, तो उसको जो जहाँ पे वो अटैच होंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चियाज़मेटा कहते हैं। देखो ये चीज़ आपको कहाँ पे समझ आएगी, बुक में। देखो बुक में जो हमारे पास 4 फिगर्स बनी हुई है, 96 में जो है ना बुक पे 4 फिगर्स बनी, जो सेकंड फिगर बनी हुई है ना उसमें लिखा हुआ है चियाज़मेटा ऑफ द क्रोमेटिड्स 2 एंड द 3rd। जो सेकंड और जो 3rd क्रोमोसोम है उसके जो चियाज़मेटा की यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे जो ये वाला क्रोमोसोम, अब देखो अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो 2 वाला क्रोमोसोम और जो ये 3 वाला क्रोमोसोम, इसका एक पार्ट यहाँ पे है, 3 वाले का एक पार्ट यहाँ पे है ना, तो इस पार्ट वो जगह जहाँ पे ये दोनों अटैच हो रहे हैं उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, चियाज़मेटा। ठीक है, क्या है, द 2 क्रोमेटिड्स जॉइन ईच अदर, दिस पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट कॉल्ड चियाज़मेटा। जहाँ वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पे 2 और 3rd वाला क्रोमोसोम दोनों अटैच होंगे उसको हम क्या कहेंगे, चियाज़मेटा कहेंगे उस पॉइंट को। अगर सिंपल में होगा सो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको हम चियाज़मेटा कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखो जो हमारे पास फिगर फर्स्ट बनी हुई है ना, फर्स्ट फिगर जो है उसी में ही आपको बताया गया सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो इसमें हमारे पास क्या है, जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये एक ही क्रोमोसोम के पार्ट है ना, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। और ये वाला देखो, ये एक इसका और एक इसका, अगर हमने 1 2 3 4 लिखा है ना, तो 2 वाला क्रोमोसोम का क्रोमेटिड और ये 3rd वाला, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्यों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, आपको पता है एक मेल से आया एक फीमेल से आया, तो ये डिफरेंट क्रोमेटिड्स हुआ है ना, इनके ऊपर जो जीन्स होंगे डिफरेंट आए होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 वाला और ये 3 वाला, ये दोनों हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। और ये जो दोनों एक ही क्रोमोसोम्स के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट जो है वो क्रॉसिंग ओवर का है। द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। अब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं 2 एंड द 3rd, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, अब ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। कैसे एक्सचेंज करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब देखो इसके लिए आपको जो बुक में 3rd इमेज, जो 3rd फिगर बनी हुई है उसको देखो, उसमें हमारे पास दिखाया गया। मैंने इसमें 3rd फिगर नहीं बनाई, आप बुक में देखोगी। ठीक है, वो फिगर मुश्किल है बेटा, इसलिए वरना मैं बना देती। लास्ट फिगर मैंने बनाई है। अब लास्ट फिगर में देखो, लास्ट फिगर में क्या हुआ, ये देखो जब इनके क्रोमेटिड्स एक्सचेंज हो गए ना, तो इसका जो एक पार्ट था यहाँ से आके इसके पास आ गया, इसका जो पार्ट था वहाँ चला गया। तो जो इनके सेगमेंट्स है ना क्रोमोसोम्स के, एक मेल से आया था एक फीमेल से आया था, दोनों में एक्सचेंज हो गए। अब ये जो वेरिएशंस हमारे अंदर आती हैं जनरेशन में, न्यू डॉटर सेल में, वो किस वजह से आती है, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। जो चेंजेस आती है, क्यों आए चेंजेस, देखो इसका एक पार्ट पूरा अलग हो गया, इसके पास आ गया, इसका पार्ट अलग हो गया, उसके पास चला गया, तो इसके जीन्स वहाँ चले गए, इसके जीन्स यहाँ पे आ गए, तो चेंजेस आएंगे ना। अब तो ये जो है हमारे पास लास्ट जो फिगर है उसमें देखो, उससे पहले वाली जो फिगर होगी उसमें लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर। ठीक है, इसमें हमारे पास इसका एक पार्ट वहाँ चला जाएगा, इसका एक पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये याद रखना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के पार्ट एक्सचेंज होते हैं। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। अब इसका एक पार्ट
अलग हो के वहाँ चला गया और इसका एक पार्ट अलग हो के यहाँ पे आ गया। तो हमेशा ये याद रखना, क्रॉसिंग ओवर में जो एक्सचेंज ऑफ हमारे पास जो सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम्स में, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्यों होंगे? सेम जीन्स हैं इनके पास, कैसे इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी? नहीं आएंगी। तो सही है, इसमें हमारे पास क्या होगा? द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? एक मिनट, यहाँ तक हमारा हुआ, हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो बिल्कुल सेम ही है जो मैंने आपको माइटोसिस में पढ़ाए थे। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जो माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा चुकी हूँ उसे पढ़ लेना, उसे याद कर लेना। बाद में आपको फिर समझ नहीं आएगा, मैं इस जब आगे पीछे हो गया, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। लेकिन जब याद करने बैठोगी तब बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी सेल के इर्द गिर्द। जब हम वापस से क्रोमोसोम्स के अंदर ये एक्सचेंज, सारे मटीरियल सब कुछ हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, चार्ज मेटा फॉर्मेशन, साइनेप्सिस, सारी चीज़ें जब इसमें हो जाएंगी तो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रिओल्स जो मैंने आपको बताए थे, सेंट्रिओल्स जो हमारे पास ऑपोजिट पोल्स में मूव हो जाते हैं इंटरफेस के बाद। इंटरफेस में उनकी डुप्लीकेशन हो गई थी, डुप्लीकेशन के बाद वो ऑपोजिट पोल्स में मूव करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और उसके बाद स्पेंडल फाइबर्स इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स बनना निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? सेंट्रोइड्स अलग हो जाते हैं, अलग अलग ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रोफेस में पढ़ी थी। और मेरी बात सुनना, और क्या है इसमें? काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। जो काइनेटोकोर जो फाइबर है ना, वो हमारे पास अटैच हो जाएगा किससे? पेयर ऑफ द क्रोमोसोम में। हमने जब माइटोसिस पढ़ा था, ये हमने मेटाफेज में पढ़ा था कि स्पेंडल फाइबर्स निकलेंगे। अब इससे थोड़ा सा चेंज है, कुछ चीज़ें इसमें चेंज है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मियोसिस में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई प्रोफेज 1 के अंदर। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? सेंट्रोइड्स मूव करेंगे ऑपोजिट पोल्स में, मूव कर लिया। उसके बाद काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर फाइबर जाके पेयर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच होगा। अब देखो ये मेन एक माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस 1 में। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है? देखो हमने जब माइटोसिस पढ़ा था, हमने बोला था जो काइनेटोकोर फाइबर होगा वो जाके अटैच होगा सिंगल क्रोमोसोम से, एक क्रोमोसोम से अटैच होगा। यहाँ पे क्या होगा? काइनेटोकोर फाइबर जाके अटैच होगा पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स में। इसमें फिगर्स में भी आप देखो कि मैंने पेयर्स बनाए हुए, एक ये वाला है, एक पार्ट ये है, एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है, इसको भी हम क्रोमोसोम कहते हैं, इसको भी हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पेयर ऑफ द क्रोमोसोम से जाके अटैच होगा, इसको भी ये हमारे पास पेयर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच होगा। मियोसिस में काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन मियोसिस के अंदर, एंड द काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद वन सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें पेयर नहीं होते। ठीक है, इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट 2 काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर्स अटैच विद 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे पेयर ऑफ द क्रोमोसोम में अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो माइनर डिफरेंस था और प्रोफेज 1 था। अब देखो यहाँ पेयर ऑफ द क्रोमोसोम क्यों होता है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्यों होता है? यहाँ पे जब हमने पढ़ा था कि मियोसिस का प्रोसेस डिप्लॉयड सेल्स में होता है, डिप्लॉयड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हैं उसके अंदर ऑलरेडी, तो पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे ना, एक मेल से आएगा फीमेल से आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हैप्लॉयड सेल्स में होता है माइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे प्रोफेज 1 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि हमारे पास मेटाफेज 1 है। आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। देखो इसमें सिर्फ जो कुछ चेंजेस है प्रोफेज 1 में, वो सिर्फ इन क्रोमोसोम्स के अंदर है कि क्रॉसिंग ओवर का आपको कॉन्सेप्ट नया पता चला, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का आपको नया पता चला। बाकी चीज़ें वही है जो आपने प्रोफेज माइटोसिस में पढ़ी थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, सेंट्रोइड्स अलग मूव हो जाएंगे ऑपोजिट पोल्स में, इसमें से स्पेंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम को खींचेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, अलग होकर 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, बस ये चीज़ आपको ये देखनी है कि ये चीज़ें न्यू है। ठीक है, प्रोफेज 1 में आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। और अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है मेटाफेज 1। अब देखो बेटा, जो हमारे पास हमने पढ़ा एनाफेज 1 की बट मेटाफेज 1 और जो हमारे पास है प्रोफेज 1 पढ़ लिया। उसके बाद मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टेलोफेज 1 है। ये सारी फेजेस बिल्कुल हमारे पास जो हमने पहले पढ़ी थी ना माइटोसिस में, वैसे ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
इसमें जो हमारे पास मेन डिफरेंस है वो प्रोफेज 1 में था, जो लॉन्गेस्ट फेज थी और इसमें थोड़ी सी चेंजेस थी, जिसमें क्रोमोसोम से क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस था। वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब देखो मेटाफेज 1 में क्या होगा। मेटाफेज 1 में स्पेंडल फाइबर्स अटैच होगा क्रोमोसोम्स और इसमें अटैचमेंट होगी। इसमें सिंपल क्या होगा, हमने पढ़ा, अब क्रोमोसोम्स रेडी हो गए हैं, उसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो चुका है। अब क्या होगा, सेंट्रोइड जो अपोजिट पोल्स में चले गए उसमें से स्पेंडल फाइबर्स निकलेंगे और काइनेटोकोर फाइबर जाके इससे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके अटैच हो गए। अब यहाँ तक हो गए, यहाँ पे अटैचमेंट हो गई। मतलब मेटाफेज 1 में आपने यही लिखना है, द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइंग अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट टाइप बना देंगे। ठीक है, मतलब वो उसमें काइनेटोकोर की जो हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर से वो जाके इससे अटैच हो जाएंगे मेटाफेज 1 में। एंड देन एनाफेज 1 में क्या होगा, काइनेटोकोर fibers pull the chromosomes. As a result, they separate the chromosome pair. Then they move opposite poles. काइनेटोकोर फाइबर, ये जो हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स निकले, ये जाके पुल करेंगे क्रोमोसोम को। एज ए रिजल्ट दे सेपरेट, अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। सेपरेट द क्रोमोसोम पेयर एंड देन दे मूव अपोजिट पोल्स। ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, ये अपोजिट पोल्स में मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये हमारे पास इससे करीब होंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा दूर बना दिया है लेकिन आप सब थोड़ा करीब है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने पूरी फाइनल फिगर बनाई है। इसमें क्या होगा, काइनेटोकोर फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम, एज ए रिजल्ट दे सेपरेट द क्रोमोसोम पेयर। अब ये क्रोमोसोम्स के पेयर थे ना, ये एक दूसरे से अटैच थे पहले, उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, दूर हो गया। आपको पता है काइनेटोकोर फाइबर्स, जो स्पेंडल फाइबर्स का काम ही होता है क्रोमोसोम्स को पुल करना और उसको एक दूसरे से सेपरेट कर देना। ये माइटोसिस में भी हमने पढ़ा है। Kinetochore fiber pull the chromosomes. As a result, they separate the chromosome pair and they move opposite pole. सेपरेट कर दिया इन दोनों को। ठीक है, अब ये अलग पोल में जाएगा, ये अलग पोल में, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होगा, ये हमारे पास रिवर्स होती है प्रोफेज की, जो हमने पहले पढ़ा था जब हम मेटाफेज पढ़, उसमें माइटोसिस हमने पढ़ा था। इसमें भी मैंने आपको बताया था टेलोफेज वो होती है जिसमें रिवर्स होता है प्रोफेज का। अब प्रोफेज के रिवर्स में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अमाउंट हाफ। देखो पहले ये मिले हुए थे, डिप्लॉयड थे, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो चुके हैं क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब सेपरेट हो गए और क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, अलग अलग पोल्स में चले गए। अलग अलग पोल्स में जाने के बाद क्या होगा, ये तो अब हमारे पास सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म की डिवीज़न भी हो जाएगी। ठीक है, जब क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए मतलब न्यूक्लियस की डिवीज़न तो कंप्लीट हो गई ना, न्यूक्लियस की डिवीज़न कंप्लीट हो गई। देखो ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच है। अब उसके बाद यहाँ पे ये दूर हो गए, अपोजिट पोल्स में चले गए। अब क्या होगा, जब ये अपोजिट पोल में चले जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। साइटोकाइनेसिस हमें पता है इनफोल्डिंग होते हैं मेम्ब्रेन की, हमारे पास क्लेवेज फिर वो हमारे पास वो प्रोसेस होता है। और उसके बाद हमारे पास देखो ये हमारे पास ऐसे बन जाएंगे दो डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स इसके, यहाँ पे इसके अपने क्रोमोसोम्स। अब ये हमारे पास इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से इसके अंदर अलग अलग खुद ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था एनाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो गए थे। अब देखो इसमें भी हमारे पास यही होगा। टेलोफेज 1 में क्या होगा, वापस से ये होगा कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब वापस बनना स्टार्ट हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स इसमें हमारे पास मिल जाएंगे। यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपको पता है इसमें 2 डॉटर सेल्स हैं। अभी हमारे पास और इसमें डिवीजन होगी और ये 4 डॉटर सेल्स में बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और वो हम पढ़ेंगे मियोसिस 2 के अंदर। ठीक है, जो आपकी बुक में इमेज बनी हुई है ना, जो फिगर देखो 98 पे, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, ताकि आपको सारी फिगर समझ आ जाए। और 96 पर जो फिगर बनी हुई है उसको भी आपने पढ़ना है अच्छी तरीके से। ठीक है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे पास ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ था, जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है और होमोलोगस में होता है या नॉन होमोलोगस में होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे देना है। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है लेकिन आपने इसके आंसर को डायरेक्ट नहीं देखना, कुछ सोचना है। जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आपने सोचना है कि मिस ने क्या बताया था कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, सिस्टर के बीच में या नॉन सिस्टर के, होमोलोगस के बीच में होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने खुद इसके बारे में सोचना है, पढ़ना है। आंसर लिखा हुआ है बुक में, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देख लोगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा, आप सोचने की सलाहियत से दूर हो जाओगे। कोई क्वेश्चन आए ना तो आप उसके बारे में सोचो यार ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन का जवाब आपने देना है। मैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें आपसे मैं पूछूंगी इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका रीज़न भी आपने बताना होगा कि हमारे पास
सिस्टर क्रोमेटिड्स में और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके बीच में होती है, ठीक है। अब देखो मेटाफेज 1 हमने कर लिया, टेलोफेज 1 भी कर लिया, एनाफेज सब हो गया, मियोसिस 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारे पास यहाँ पे टेलोफेज 1 जो है इसको मैं एक मतलब पढ़ लेती हूँ। क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स, ईच पोल नाउ हैज़ अ हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, ईच पोल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हाफ होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर अभी तक 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो ये 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है ना, लेकिन ये हमारे पास अभी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं होंगे। देखो ये हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर हो गया, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो गया। देखो यहाँ डिसअपेयर हो गया, नज़र नहीं आ रहा ना, अभी तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जब 2 डॉटर सेल्स बनने वाले होंगे तो ये स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर हो जाता है, डिसअपेयर हो जाएगा। और क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्ड, वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम्स एनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन। अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 का जो था टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल आप मुझसे पूछ लेना, कोई पॉइंट, कोई फेस आपको समझ ना आए तो वापस मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मियोसिस 2 पढ़ाऊँगी, उसमें जो चीज़ें हैं सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।